40 रचनाओं को सम्मिलित किया गया था और आज जिसका लोकार्पण होना है वो है हिमालयन सिम्फनी। इसमें करीब करीब 43 रचनाएं जो नेगी अक्टूबर 10, 1993 इन टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। ही इज एन इंजीनियर पोएट एंड लिटरेरी ट्रांसलेटर। During his MA, he published his depth book, an anthology of poems in English titled Pages English Translation of Negi Ji, A Stream of Himalayan Melody, in 1922-20, which proved to be a landmark publication. He published his first collection of Hindi poems, Waqt Ki Peeth पर, in 2023. His writing by and large echo his interest in Vedanta, arts, psychology, and philosophy. After his schooling at hometown, he graduated in science from Gurukul Kangri University, Haridwar. He earned his MA in 2016 and PhD in 22 in English from HNP Garhwal Central University. So I would like to Mr. Bijalwan, please come on the dais and tell about experience, कैसे उन्होंने ये किताब लिखी और क्या क्या उसमें परेशानियां आई, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है गढ़वाली के शब्दों को उन्हीं भाव के साथ किताब इंग्लिश में आपके सामने लाना। तो क्या कुछ रहा होगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर बिजलवान से वो आए और इस किताब के बारे में सूक्ष्म से बताएं। मिस्टर बिजलवान, इन गीतों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इस पुस्तक के जो लेखक हैं उसके बारे में उनका थोड़ा सा परिचय दूंगा, फिर इस किताब के बारे में मैं चाहूंगा कि वो खुद आकर के बताएं। मिस्टर डोभाल, सभी महानुभावों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत। इस पुस्तक में जैसे कि डॉक्टर डोभाल ने बताया, नैन सिंह नेगी जी के 43 गानों का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इससे पहले 2020 में आई केम अप विद द फर्स्ट सीरीज ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन, स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मेलोडी, जो कि काफ़ी प्रेम जिसको मिला एंड विच सोल्ड आउट इन 2 एडिशंस। अभी तक 2 एडिशंस उसके आ चुके हैं। नेगी जी ने खुद कह रहे थे कि शायद मेरे गानों का इंग्लिश ट्रांसलेशन पता नहीं कैसे काम करे, उसका कोई एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं है, लेकिन इट वर्कड आउट लाइक वंडरफुली एंड इट बिकेम अ लैंडमार्क पब्लिकेशन, establishing me as the pioneer translator of Nayan Singh Negi. And for me, ये जर्नी बहुत ही शानदार थी। It was full with literary and artistic experiences. और नेगी जी का मुझे लगातार साथ मिलता रहा। उनके गानों के भाव और गूढ़ अर्थ को मैं आत्मसात कर पाया और अपने ट्रांसलेशन में उसको कोशिश कर पाया कि मैं उसको आई ट्राई टू बी वेरी फेथफुल इन माई ट्रांसलेशन, इन द लिटरेरी एस्पेक्ट ऑफ दैट ट्रांसलेशन। और इसके बाद बाकी तो रीडर्स पे आई जस्ट completely leave it on readers. How do they evaluate it and how do they really appreciate this work? तो पहला जो सीरीज था स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मेलोडी, पहला सीरीज स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मेलोडी, उसमें 40 गाने नैन सिंह नेगी जी के मैंने प्रोफेसर अरुण पंत सर का गाइडेंस मिला, जो कि मेरे लिए बहुत एनलाइटनिंग था। और मेरा जो ट्रांसलेशन था वो एक पॉलिश्ड फॉर्म में आ पाया, एक बुक फॉर्म में आ पाया।
उसके लिए प्रोफेसर अरुण पंत सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद समय साक्ष्य पब्लिकेशन में मिसेस टानो बेस्ट ओबेरॉय बैठी हैं। आई वुड लाइक टू थैंक यू टू bring that rough, sing into a book form. और मिस्टर प्रवीण भट्ट जी, थैंक यू सो मच। और उसके बाद ये दूसरा सीरीज 3 साल बाद इसमें मैंने काम करना शुरू किया। तो इस सीरीज में जो नया अभी जुड़ा है वो उनके राजनीतिक चेतना के जो गाने हैं वो भी इसमें सम्मिलित मैंने करने की कोशिश की है। नाउ आई just completely leave it on the readers to evaluate my efforts, how I really did in the journey of this literary translation. बाकी हमारे साथ विद्वान लोग जुड़े हैं, महानुभाव जुड़े हैं। बाकी अब उनसे जानेंगे उनका क्या पक्ष है ट्रांसलेशन को लेकर, और नेगी जी के साहित्य की जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उनको कैसे वो लोग आपके सामने रखते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर डोभाल टू इनवाइट मी फॉर दिस। थैंक यू सो मच। नेगी साहब से तो उन्हें भी लगा कि ये इतना चैलेंजिंग काम है जो इनको करने जा रहे हैं, और कुछ ऐसा ही अपने प्रीफेस में डॉक्टर पुरोहित ने भी लिखा है। मैं आपको उसको कोट करना चाहूंगा, बाकी कुछ बातें जो हैं डॉक्टर पुरोहित ही आपको बताएंगे। वन ऑफ द मोस्ट वाइटल रीजन for his popularity as a poet is transformation of his poetry into songs. Music is the objective conclave which transform his poetic lines into beautiful aesthetic objects, instantly piercing the heart of his audience. And Negi ji contribute to music, poetry and social awakening so huge that one cannot summarize it in short pieces like forwards and prefaces. तो पुरोहित ने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी चीज को इतनी जल्दी से इतनी अच्छी तरीके से समेट करके बिल्कुल वही भाव के साथ बड़ा मुश्किल काम था। माँ बाप का कोई इंट्रोडक्शन नहीं होगा, ऐसा स्कूल जिसकी कल्पना की कौन हो सकता है। मेरा इशारा है देवेश जोशी से कि वो आए और इस पुस्तक के बारे में अपने ख्यालात प्रकट करें। श्री देवेश जोशी। प्रिय श्रद्धेय गढ़ गौरव नयन सिंह नेगी जी, प्रोफेसर अरुण पंत जी, प्रोफेसर डी आर पुरोहित जी, प्रोफेसर जयवंती डिमरी जी, डॉक्टर नंदकिशोर अटवाल जी, और लोकार्पित होने वाली पुस्तक के लेखक श्री डॉक्टर दीपक बिजलवाड़ जी, और इस हॉल में उपस्थित आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं लेखक दीपक बिजलवाड़ जी को इस पुस्तक के लिए और उनके गाइड प्रोफेसर अरुण पंत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इनोवेटिव टॉपिक आपने लिया। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा था, हम बहुत समय से देख रहे थे, इनोवेटिव टॉपिक्स शोध के लिए नहीं लिए जाते हैं, घिसे पिटे, क्योंकि उनमें रिस्क कम होता है। तो प्रोफेसर पंत जी के लिए को भी मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने इनोवेटिव टॉपिक को एनकरेज किया, और दीपक बिजलवाड़ जी ने तो मेहनत की ही है, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और बहुत सफल उनके शोध के प्रतिफल के रूप में 2 पुस्तकें आई हैं ट्रांसलेशन की, एक स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मेलोडी और दूसरी हिमालयन सिम्फनी। मुझे खुशी इस बात की भी है कि डॉक्टर बिजलवाड़ ने अपनी दोनों किताबों में टाइटल में हिमालयन शब्द रखा, क्योंकि जब भी हम नेगी जी पे बात करते हैं तो उनको गढ़वाल तक ही सीमित कर देते हैं। मैं इस बात का बहुत विरोधी हूं। मैं ये कह रहा हूं एटलीस्ट अभी हिमालय तो हमें कहना चाहिए, ट्रांसलेशन के बाद वो ग्लोबल हो जाएंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। तो दीपक बिजलवाड़ जी ने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इस बात को समझा और अपनी दोनों किताबों का टाइटल हिमालयन शब्द उसमें शामिल किया। इसके लिए बड़ी खुशी मुझे हुई। नरेंद्र सिंह नेगी जी जैसे व्यक्तित्व पे, उनके कृतित्व पे हम बहुत बात
करते रहते हैं, बहुत बार लिखते रहते हैं। इस साल ये सौभाग्य का अवसर हम सबको मिला कि उनके जीवन का 75वां साल पूरा हुआ और सृजन काल का 50वां साल पूरा हुआ। गढ़वाली साहित्य की हम बात कर रहे हैं, गद्य, पद्य, गीत, कविता सब में 25 साल में यहाँ युग बदल जाता है। आप इतिहास देखेंगे तो 25 साल में युग बदल गया। तो जिस आदमी ने 50 साल तक सृजनरत रहा हो, उसके युग को क्या युग कहा जाना चाहिए या महायुग कहा जाना चाहिए? तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये महायुग है। महायुग हमारे सामने साक्षात विराजमान है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके महायुग का जो 50वां साल है उसमें उसके प्रतिफल के रूप में हम साक्षात यहाँ पे उपस्थित हैं। और ये और भी खुशी की बात है कि उनके गीतों का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। नेगी जी के बारे में मेरा ये मानना है कि लोक तत्व उनके गीतों में इतना व्यापक रूप से समाहित है कि वो लोक के प्रतिनिधि लगते हैं और लोक के गीत आईना बन जाते हैं उनके लिए। एक और चीज मैंने जो नोटिस करी आपके गीतों में देखने में आती है और इन चीजों से हम सीखते हैं। एक और बात, अभी हाल ही में पिछले महीने मेरी भी किताब का एक विमोचन हुआ था। तो नेगी जी के घर पे जब मैं गया था तो मैंने कहा, भाई साहब से ये कहा कि आपका जो गीत है सात समुद्र पार, उसकी देन है ये किताब, उसकी प्रेरणा से ये निकली है। तो उन्होंने बड़े भावुक होकर के कहा, क्या बताऊं, मेरे को तो आकाशवाणी ने गीत गाने ही नहीं दिया, मना कर दिया, ये मनोबल तोड़ने वाला गीत है। तो मैंने कहा, भाई साहब आज बदला पूरा हो गया, मैंने बदला ले लिया आपका। बोले कैसे? मैंने कहा, आज आकाशवाणी ने मुझे भी बुलाया और मुझसे पूछा कि आपकी प्रेरणा क्या है। मैंने कहा, सात समुद्र पार गीत। उससे प्रेरणा मिली, उस पर चर्चा हुई और जिस आकाशवाणी ने एक बार वो गीत को रिकॉर्ड करने से, जबकि वो 2 वर्जन में पहले रिकॉर्ड कर चुके थे, चंद्र सिंह राय जी और महेश तिवारी जी के वर्जन में उनका वो कर चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा इसका फीडबैक हमें ठीक नहीं लग रहा, ये फौज का मनोबल तोड़ने वाला, ये हमारी गलती थी। हम आज भी कहते हैं कि सात समुद्र पार गीत का जो इक्विवेलेंट गीत है वो है पॉपी इन द फ्लेंडर्स फील्ड्स। इतना लोकप्रिय दुनिया में हुआ। एक कनाडा के लेफ्टिनेंट ने लिखा, फ्लेंडर्स के लिए लिखा। आज पॉपी जो है वो रिमेम्बरेंस का सिंबल बन चुकी है इंटरनेशनल। हम कहते हैं हमारा सिंबल क्या है, हमारे गढ़वाली गीतों का सिंबल क्या है? सात समुद्र पार। और अगर हमारी जनप्रतिनिधियों में थोड़ी सी भी चेतना होती तो देहरादून में सात समुद्र पार नाम से एक पार्क होता जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों को और भाग लेने वाले सैनिकों को याद किया जाता। लेकिन ये चेतना हम में नहीं है, विदेशों में है और धीरे धीरे ये चेतना बढ़ती जा रही है। नेगी जी के गीतों के बारे में मेरा ये भी कहना है कि जिस तरह से एक हाई डेफिनेशन फोटो होता है, उसे किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती। तो इसीलिए अच्छे गीतकार, अच्छे कवि की भी विशेषता होती है, उसकी रचना को दुनिया की किसी भी भाषा में बदल दो, उसकी क्वालिटी निखरती है, कम नहीं होती है। और गढ़वाली में अनुवाद किया था। ये सच है कि 1830 से 1950 तक, एक और ट्रांसलेशन की बात मैं करूंगा, नरेंद्र सिंह भंडारी जी हमारे विधायक होते थे, उत्तर प्रदेश के जमाने में मंत्री हुआ करते थे, बड़े स्कॉलर हुआ करते थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के। और प्रोफेसर DN मजूमदार जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के शिष्य वो थे, उन्होंने अपने रिसर्च डॉक्टरेट के लिए ही उन्होंने भी ट्रांसलेशन किए थे गढ़वाली गीतों का कलेक्शन। उनके ओरिजिनल नहीं मिल पाते हैं लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलता है, पहाड़ ने भी छापा है। 1946 में पब्लिश हुआ था। 1946 इंपॉर्टेंट है, देश आजाद होने से 1 साल पहले ये पब्लिश हो गया था और उसका नाम था स्नोबॉल्स ऑफ गढ़वाल। DN मजूमदार अपने आप में दुनिया में जाना मानना नाम था और उनका ट्रांसलेशन अपने आप में पढ़ने और सुकून देने वाली चीज है, वो सीखने वाली चीज है उसमें। इसके बाद हम बात करते हैं 1935 में हिमालयन फोकलोर्स छपता है तारादत्त गैरोला जी के द्वारा। तारादत्त गैरोला जी बहुत ही ब्रिलियंट बैरिस्टर थे यहाँ के और अंग्रेजी पे भी समान पकड़ थी। तो उन्होंने कलेक्शन किया। आज तो शौक है ना, अभी हम हटवाल जी वगैरह चर्चा कर रहे थे कि
हर 5वें साल में नया आदमी कह रहा है कि मैं लोक कथाएं लिख रहा हूँ, गढ़वाल की लोक कथाएं लिख। भाई कथा नहीं कहाँ से, लोक कथा नहीं कहाँ से हो जाएगी? वही वाली किताबें, तुम्हारा कवर नया होगा, राइटर का नाम नया होगा, लेकिन हक सभी को है। जिस तरह से बीकानेर आदमी का नाम तो हमें पता हो, वो थे तारादत्त गैरोला, और E.S. ओकले रेंजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में प्रिंसिपल थे और मिशनरी भी थे। उन्होंने जब उसको देखा, उन्होंने कहा भाई ये तो लाजवाब चीज है, इसका कलेक्शन कीजिए और इसको पब्लिश करते हैं। उस समय क्या था, आज भी अंग्रेजी पढ़ने लिखने के बाद आदमी के अंदर थोड़ा गरूर आ जाता है। अगर उसने सिंपल MA किया है तो सब्जेक्ट नहीं बताएगा, लेकिन अंग्रेजी में किया होगा तो जरूर बोलेगा, आगे से जरूर लिखेगा MA इन इंग्लिश। उस जमाने की बात है जब तारादत्त गैरोला जी अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, और इसके 100 साल बाद नेगी जी का गीत आता हो, मुझको पाड़ी पाड़ी मत बोलो देहरादून वाला हूं। तो उनकी मानसिकता तब कैसी मानसिकता रही? तब तो और ज्यादा बुरी स्थिति रही होगी, मुझको गढ़वाली मत बोलो भाई, मैं तो अंग्रेजी पढ़ गया हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने गढ़वाल के बिलीफ्स को, लोक विश्वासों को, लोक कथाओं को, लोकगीतों को कलेक्ट किया, और जब पब्लिश किया तो मालूम है उस पर एक प्रोफेसर थे लखनऊ में, J.G. जेनिंग्स, उनकी क्या टिप्पणी थी? उन्होंने कहा ये होमर की झलक मुझे लगती है, ग्रीक पोइट होमर की, गढ़वाल की लोक कथाओं में और लोकगीतों में। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। होमर तक तो अंग्रेजी साहित्य पढ़ने वाला भी बहुत कम पहुंचता है, वो शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ तक ही घूमता रहता है। और उन्होंने कहा ये तो होमर के समकालीन है, अंग्रेजी की क्या बात कर रहे हो? तो उसके बाद उस काम का ये महत्व इतना महत्वपूर्ण है, इसको हाईलाइट करने के लिए मैंने ये बताया। एशियाटिक सोसाइटी जो कलकत्ता में थी, अपने आप में एशिया के जो भी एकेडमिक पेपर्स होते हैं, बड़ा विश्वसनीय नाम था, उन्होंने इसे पब्लिश किया और हमारे फोकलोर्स को इसके साथ ही ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला। दुनिया में चर्चा होने लगी कि ये हिमालयन फोकलोर, उसमें हालांकि कुमाऊं के भी थे, हिमालयन फोकलोर्स में कुमाऊनी भी हैं, उसमें नेपाली भी हैं, लेकिन गढ़वाली भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि तारादत्त गैरोला जी ने जिनसे कलेक्ट किया वो हमारे यहाँ के शिल्पकार ओजी थे, उनका उन्होंने मेंशन किया है, इस बात की उनकी तारीफ की जानी चाहिए। तो ये हमारा ट्रांसलेशन का इतिहास ये है। इस मंच पे जहाँ पे कि 3 प्रोफेसर बैठे हैं, 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं, स्वयं गणरत्न नेगी जी यहाँ पे उपस्थित हैं। मेरा ज्यादा बोलना उचित नहीं है। मेरे को हालांकि किताब ये काफी 1-8 महीने पहले मैंने ले ली थी, लेकिन पूरी मैं नहीं देख पाया। लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि ट्रांसलेशन से थोड़ा बहुत खुद भी जुड़ा हुआ हूँ, बहुत चैलेंजिंग काम होता है, इतना आसान नहीं होता। करने के बाद भी 4 बार सोचना पड़ता है कि इसे आगे बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं। तो ऐसा होता है, ये दीपक बिजलवाण जी के साथ ही नहीं, हर किसी के साथ होता है। तो और हम चाहते भी हैं कि इस तरह के मंच में रीडर्स का जो फीडबैक आए उससे हम अपने को बेटर कर सकें। तो ऐसे ही जो कुछ मैंने इसमें से कुछ देखी हैं वो चीज़ों मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने को करेक्ट करना चाह रहा हूँ कि क्या मैंने ये सही पकड़ा है, क्या ये वो। सौली एक शब्द आता है, नारंगी की सौली, आपने लिखा हुआ है बाइट, मुझे लगता है सेगमेंट होना चाहिए था। इतने कठिन शब्द नेगी जी यूज करते हैं ना, तो जब ट्रांसलेशन करते हैं कभी कभी गुस्सा आता है, पटक देते हैं हम किताबें। इससे बढ़िया तो भाई अगर उसका ट्रांसलेशन कर लेंगे तमिल वाले का, अपनी गढ़वाली इतनी कठिन हो जाती है। अब ये लिखते हैं चमचूड़ों की कुटेरी, क्या ट्रांसलेशन करेंगे? आपने किया डॉक्टर बिजलवाण जी ने अनपैक्ड ट्रेजर ऑफ रियर एडिबल्स, मैं कहता हूं पैक ऑफ स्वीट फ्राइड राइस। शायद दीपक बिजलवाण जी ने खुद नहीं खाए होंगे चमचूड़े, इसलिए और देखे भी नहीं होंगे हैं। एक शब्द है भरोसू, और कुछ ना दे तो भरोसू दे। आपने लिखा ट्रस्ट, मुझे लगता था एश्योरेंस होना चाहिए। चैती पसारू मंगना, अब इतना कठिन कॉन्सेप्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिविएशन हो गया था।
आप लिखते हैं टेकिंग देयर मंथली शेयर ऑफ मार्च। मैंने जब इस पे किया था तो मैंने लिखा था आस्किंग फॉर द न्यू ईयर्स फेवर्स। मार्च से न्यू ईयर शुरू होता है और मंथली नहीं मांगते, इससे ये मैसेज आ सकता है कि मंथली प्रत्येक महीने मांगते ही रहते हैं। मंथली शेयर नहीं है, वो एनुअल शेयर है। एनुअल शेयर। तो आस्किंग फॉर द न्यू ईयर्स, और हमारा न्यू ईयर मार्च में शुरू होता है, न्यू ईयर्स फेवर्स। एक और यहाँ पे थे लिम्बा नारंगी गच्चे डाली। आपने लिखा फुल ब्लूम ट्री ऑफ ऑरेंज, मुझे लगा फ्रूट लेडन ट्रीज ऑफ लेमन ऑरेंज होना चाहिए। एक पॉलिटिकल मिस्टेक भी आपसे हुई है। नेगी जी की एक कविता है जिसमें बड़ी चतुराई से उन्होंने यूज किया था एक शब्द कि आवारी आप ते वोट दिए जालो। वी विल, दीपक बिजलवाण जी पकड़ नहीं पाई, इन्होंने किया वी विल वोट फॉर यू, जबकि होना चाहिए वोट फॉर आप, AP। अब वो आपको उनकी कविता में बोल्ड भी नहीं कर सकते थे, वो जब पाठ करते होंगे तो तब स्ट्रेस करते होंगे। वो गलती कोई भी कर सकता है, सहज है, इतनी चतुराई से यूज किया हुआ है कि वो पकड़ना आसान नहीं है। एक टर्म आया यहाँ पे भ्रष्टाचारी गेर किले। आपने लिखा वाइट करप्ट्स आर फ्रॉम द आउटसाइड, वो गेर को गैर समझ गए। मैंने इसका लिया वाई द करप्ट पॉट बेली। एक बड़ा मजेदार टर्म आपने यूज किया नेगी जी ने, मूणा क्षणम धरीच। अब बताइए इसका ट्रांसलेशन कितना कठिन है। तो दीपक बिजलवाण जी ने इसके बाईपास लेना यहाँ पे बेटर समझा और इन्होंने कहा आई एम ऑल फॉर यू। लेकिन मैं कहता हूं आई पुट माई नेक ऑन बूचर ब्लॉक। अमेरिका में भी बैठा होगा तो वो भी समझ जाएगा। खुद मुख्तियारी को अधिक अख्तियार नहीं दे। कितनी मजेदार उर्दू यूज की है गढ़वाली बना करके नेगी जी ने। आपने लिखा है, इसका ट्रांसलेशन किया है डिडंट गिव मी अ चांस टू टेक माय ओन डिसीजंस। सही है बिल्कुल ट्रांसलेशन, लेकिन थोड़ा लंबा और पोइटिक नहीं है। मुझे लगता है डिडंट अलाउ मी फ्रीडम ऑफ एक्शन ज्यादा पोइटिक होता। एक और गीत है उसमें आप यूज करते हैं लाठी लबार। मैंने तो समझे लाठी होली काली होली लबार होगी। तो इसका आपने ट्रांसलेशन किया डम और क्लेवर, लाठी को डम और लबार को क्लेवर, जो कि मुझे लगता है ये इनोसेंट और स्विंडलर होना चाहिए था। लाठी वो डम नहीं है ना, लाठी समझ के कौन शादी करेगा, है ना। बाकी बहुत मजे आ रहा है। देखिए आपने इतनी बड़ी किताब है ट्रांसलेशन की, और कुछ ही शब्द ऐसे हैं जिनपे कि मुझे लगा कि थोड़ा सा इनमें दाएं बाएं होना चाहिए। बाकी सब मजेदार है, परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया है। ग्लोसरी में जरूर मेरा ये कहना है कि जैसे आप औजी को ग्लोसरी में दे रहे हैं, ग्लोसरी में आप लिख रहे हैं कि म्यूजिशियंस हैं, ड्रम बीटर्स हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि औजी क्या है, लेकिन दुनिया फिर इसी अर्थ में लेगी कि वो म्यूजिशियन है, वो ड्रम बीटर्स हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि वो सरस्वती पुत्र भी हैं। हमारी भाषा में उनका योगदान है, उन्होंने हमारे मुहावरे गढ़े हैं, उन लोगों को लिटरेरी क्रिएट, हालांकि जो ओरल ट्रेडिशंस के हैं, तो ये उनकी गलती नहीं है। आप बताइए गुंड गुंडों दाल धोली कमर कमर भात, ये किस पंडित ने किस ठाकुर ने रचा होगा? जाहिर है किसी शिल्पकार वर्ग के से ही रचे, और बहुत सुंदर गीत उन्होंने रचे हैं ओरल ट्रेडिशन में। लेकिन जिस तरह से मंदिर की मूर्तियों पे उनके हस्ताक्षर नहीं है, उसी तरह उनके गीतों पे भी उनके हस्ताक्षर नहीं है। तो उनका ड्यू क्रेडिट, लिटरेरी क्रेडिट भी ग्लोसरी में जरूर दिया जाए, ताकि दुनिया ये समझे न ये सिर्फ म्यूजिशियन है, वो तो है ही, और न सिर्फ ड्रम बीटर तो आपको मिल जाते हैं, पंजाबी ढोल वाले भी मिल जाते हैं, तो हमारे लिए ड्रम बीटर्स मात्र नहीं है, उन्होंने हमारे लिटरेचर में भी बहुत योगदान दिया है। हमारे जागर बचे हुए हैं, हमारे जो पवाड़े बचे हुए हैं, बिरुदावलियां बची हुई राजवंशों की, और जो आसंती को पट्ट बासंती को पट्ट, जो हम कतूरी युग की जो विरासत को अभी भी सहेजे, वो किसकी बदौलत सहेजे हुए हैं? इन औजियों की बदौलत ही सहेजे हुए हैं। उनका ड्यू क्रेडिट ग्लोसरी में दिया जाए थोड़ा बढ़ा करके। धन्यवाद। बड़ी मात्रा में कई यूनिवर्सिटीज़ में भी वो आ गई है। मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि ट्रांसलेशन अगर किया जाता है तो देयर इज़ ऑलवेज समथिंग लॉस्ट।
you lose something in translation. वो वैसे ही है जैसे कि बहुत सारे मटेरियल हम लेते हैं और उस मटेरियल से कुछ सृजना करते हैं, तो देयर इज ऑलवेज समथिंग कॉल्ड लॉस, a kind of a loss which is taken for granted. Collateral damage भी कहते हैं. तो अभी जो बहुत कुछ देवेश जोशी जी कह रहे थे, वो एक तरह का कोलेटरल डैमेज है कि कुछ छूट जाएगा, कुछ रह जाएगा. लेकिन हमको जो जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं वो शायद ये है कि हम किसी एक कृति की और एक ऐसे काम की, चाहे उसके लिए उसको डी फिल मिल गई हो, मेरे को भी क्रेडिट मिला हो क्योंकि मैं इनका सुपरवाइज़र था उस पीएचडी का, कहीं उसका क्रेडिट एकेडमिक मिला हो. हम ये कामना करते हैं कि इसकी ग्रोथ आगे हो. ग्रोथ कैसे हो? इस काम को लोगों तक जहाँ तक हो सके और दूर तक पहुँचे. तो ट्रांसलेशन का यहाँ पे जो पर्पस है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? प्रॉब्ली इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड नाउ. Boundaries have gone, and we live in a world of internet, and so we find that a writer, a poet, a icon of this area, say like Narendra Singh Negi, he can reach out to the whole world. His poetry can reach the whole world. Maybe few things here, few things there, may not be all very perfect, but perfection is something which we always seek and try to do. But it's for the history to judge what is going to happen to a book and to an effort like this. I personally feel कि ये जो कलेक्शन मुझे मिला है, और इसको मैंने इससे पहले भी जिन्होंने किताब पढ़ी थी, जो इन्होंने किताब की है, वो इनकी पीएचडी का पार्ट था. जब ये मेरे पास आए, इनको बल्कि मैं अलॉट किया गया एज ए सुपरवाइज़र, तो ये मेरे पास आए टॉपिक लेने. तो इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक ही काम करना चाहता हूँ पीएचडी में, वो है नेगी जी की किताब का ट्रांसलेशन. मुझे इन्हें समझाना पड़ा कि पीएचडी में सिर्फ यही काम नहीं हो सकता. आप ट्रांसलेशन करेंगे लेकिन उसके लिए कुछ और भी बहुत सारी बातें हैं, फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, कुछ थीसिस, एंटीथीसिस, और उसके बाद कोई सिंथेसिस टाइप निकलेगी. और एक सिर्फ ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज ही आपका पीएचडी नहीं हो सकती. ये हमारी पहली मीटिंग थी और ये शायद बुरा मान के चले गए, इनकी मन की नहीं हो रही थी. He was so adamant about it कि मुझे सिर्फ यही करना है पीएचडी में. But he was with me for next 5 years. एक स्कॉलर आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो आते हैं वो एक स्टाइपेंड पे होते हैं. ये पॉसिबल है कि वो एक लंबे समय तक समय देकर आराम से काफ़ी सोच समझ के रिसर्च करके एक कुछ कर सकते हैं. एंड ये काम ऐसा हुआ है जिसमें इनको जो एग्जामिनर थी इनकी, एंड ये प्रोसेस 3 एग्जामिनर्स के पास जाता है. 3 यूनिवर्सिटीज़ नेशनल लेवल की होती हैं, उनके अप्रूव्ड गाइड्स होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं, उनमें से किसी को भेज दिया जाता है. तो वो पूरे इंडिया की कई यूनिवर्सिटीज़ में उनके एग्जामिनर्स थे जिन्होंने इसको जज किया और सब ने उसको अप्रूव किया, जबकि इट वॉज समथिंग न्यू काइंड ऑफ वर्क. हमने 3 हिंदी के पोइट्स में जो जाने पहचाने नाम हैं यहाँ के सब, एक नरेंद्र सिंह नेगी जी थे, हम शोध का अध्ययन का विषय, उसके साथ उसमें मंगलेश डबराल जी थे और नीरज जगुड़ी जी. और इस काम में मैडम जयंती डिमरी जी यहाँ पे एक एकेडमिशियन, बहुत ही रिस्पेक्टेड नेम इंग्लिश लिटरेचर में, थियरी में, ट्रांसलेशन में, जो हिमाचल यूनिवर्सिटी शिमला में कई सालों तक हेड थी. एडवांस स्टडीज सेंटर है वहाँ पे शिमला का, उसमें भी उनका योगदान रहा है. इनका भी योगदान हमें बिजलवान जी को मिलता रहा है, दीपक बिजलवान जी को. जगोड़ी जी के, उन्होंने भी इनको गाइड किया, हिंदी पोएट के रूप में ये उभर के आ रहे. इनकी कुछ कविताएं अब आई हैं जो परिपक्वता की ओर बढ़ रही हैं. मैं इनको कहता हूँ हमेशा बार बार कि तुम्हें अगर पोएट बनना है तो तुम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में पढ़ो. हिंदी में तुम लिख सकते हो, लिख रहे हो, और इसी में आगे बढ़ो. इनकी भी ये जिद है लेकिन कि ये ट्रांसलेशन भी करेंगे. ये एक अच्छी जिद है तो हम इसको बढ़ावा देते हैं. ये इसके लिए केपेबल हैं, ये सक्षम है. ये इनका एक गुण है, ये कि एक हिंदी के पोएट है, ये इनका दूसरा गुण है.
आखिर में इनका एक वाइवा हुआ, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की थी, वो कर रही थी। वो एक कोविड के समय के बाद की बात है, ऑनलाइन वाइवा हो रहे थे। तो उसमें उन्होंने ये सबके सामने कहा कि वो इस काम से, इनकी पीएचडी के काम से, जिसमें ये 3 हिंदी के पोइट और वो उत्तराखंडी के हैं देखा जाए तो, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन पहले से हो चुका है। मंगलेश टिमराल जी का इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत पहले से चल रहा है। लीलाधर जगूड़ी जी का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन एक अच्छे स्तर पे, एशिया और वर्ल्ड स्तर पे कई समय से चला आ रहा है। और उसमें मतलब डिमरी जी के भी कई ऐसे ट्रांसलेशन के पीसेस हैं जिनको सराहा गया है, जिन्होंने इन पोएट्स को पहले ही एक बड़े स्तर पे इंटरनेशनल बना दिया था। नेगी जी के ऊपर ये पहला ट्रांसलेशन का कार्य किया गया है। और वो जो हेड थी वो खुलेआम उनसे कह रही थी कि ये काम तुमने बहुत अच्छा किया है, उसकी प्रशंसा की गई। इससे पहले दीपक बिजलवान अपने नाम के आगे कुछ लगाया करते थे, उनका था दीपक बिजलवान, और एक उनका पेट है, उनका जो राइटिंग का नेम था वो था अनपढ़। तो बड़े समय तक ये अपने आप को एक कवि का जो एक उपनाम होता है, एक सीडोनिम होता है, ये अनपढ़ नाम लगाया करते थे। तो वो जो हेड थी, जो इंटरव्यू ले रही थी उनका वाइवा का, उन्होंने कहा लेकिन रिजल्ट इंटरव्यूज के पीएचडी के बाद में आते हैं, वाइवा के। लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि देखो, ये जो तुम्हें सलाह देनी है, बल्कि तुम एक प्रॉमिस करो कि तुम ये अनपढ़ लगाना छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हें पीएचडी होने जा रही है। ये तो आई एम टेलिंग यू व्हाट द प्रोसेस व्हिच यू हैव गॉन थ्रू इन, what is involved in the research process, and what all is needed, what all has happened before this book has come to you. A solid work of 5 years, 6 years, a work where he has been very, very passionate. We must say that there is a system which supports this kind of a passion. If you are lucky enough to become a scholar, say in a department like English or any other department of a central university where there is a stipend, there are many other things, many things are there. But I'll point out what makes a poet. एक पोएट को एक पोएट के रूप में कैसे नेशनल रूप में तो मिल जाती है, इंटरनेशनली भी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। इसमें मैंने देखा आपने हाउ यू हैव ट्रीटेड समथिंग वाइटल, लाइक समथिंग फंडामेंटल, अ वेरी वेरी फंडामेंटल इमोशन लाइक लव। आपकी जो लव पोएट्री है, आई डोंट थिंक आप किसी ने इसके बारे में कभी सोचा भी होगा, लेकिन इस कलेक्शन में जो मैंने देखा, इससे पहले के कलेक्शन में अभी तक मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने देखा कि ये जो लव है इनकी पोइट्री में, एंड लव आई वुड से इट्स नॉट इन द सेंस कि जस्ट रोमांटिक लव, इट इज मोर देन दैट। एंड इसमें ये भी नहीं है कि अगर वो किसी दो, एक लवर, एक बिलवेड और इसकी बात कर रहे हैं, वाइफ और हस्बैंड की बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई व्यक्ति इन्वॉल्व रहा हो या उनके ये व्यक्तिगत जीवन का कोई प्रसंग है, मैं ऐसा भी नहीं मानता। इनके स्तर का जो पोएट होगा वो बात करेगा तो वो अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठ जाता है। वो तो सभी, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है एक पोएम का, सच नहीं आई, ये इनकी गढ़वाली पोएम है। इट इज अबाउट अ वुमन एंड अ मैन, लेकिन इसमें ये नरेशन है, जो आवाज है, जो कह रहा है, जो आवाज है, वो एक महिला की लगती है, स्त्री की है, और उसकी ये कंप्लेन है, सच नहीं आई। और इंग्लिश में यू कुडंट सी माई ट्रूथ, मेरी बात नहीं समझ पाए, मेरा सच्चाई नहीं देख पाए। थ्रू आउट द पोएम देयर इज अ कंप्लेन, देयर इज अ कंप्लेन, नॉट कंप्लेन दिस से, इट्स अ लेमेंट रादर, विलाप सा है स्त्री पक्ष की ओर से। मैन नहीं है इसमें कहीं भी, और वो ऐसी बातें कही जाती हैं कि वो भी टिपिकल ऑफ हिल्स है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें पाया कि यू वर थर्स्टी, बहुत प्यासे हो, और तो मैंने तुम्हें अपने घर के सारे बंठों में जो पानी होगा वो पिला दिया, दे दिया। नाउ इन हिल्स और एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर, बंठों में भरा पानी, अपने घर में संयोजित पानी, उसकी कीमत क्या हो सकती है? सबसे ज्यादा शायद उसी की होती होगी। और स्त्री स्वर यह है कि जितना भी पानी था भरा हुआ घर का, वो तुम्हारी प्यास बुझाने में, जस्ट टू क्वेंच योर थर्स्ट, आई हैव गिवन यू अवे बिकॉज आई टुक यू थर्स्टी, बट यू नेवर बिलीव्ड इन मी, नेवर बिलीव्ड माई ट्रूथ।
जो भी यू आर सेल्फिश, यू नेवर बिलीव मी, इस तरीके से ये फ्लो चलता है. देयर इज जस्ट वन लाइन and that will explain the complexity of this relationship. And that line is, I'll read it somewhere. I spent my days waiting for you, and nights with lamps and heart burning. And this line is, never even the shadow of anyone touched me. It was your illusion. You did not accept my truth. एक ही पॉइंट भी है पोएम का, यही. और ये बताता है कि वो शिकायत क्या है. हो सकता है उसने घर का सब कुछ दे दिया, रिसर्च का पार्ट था, उससे उन्होंने कोट भी किया और वो कोट माने गए रिसर्च के लिए. और उसके बाद ये इनका अपना स्वयं का काम है, ये इनकी एक पैशन है कि ये चला आ रहा है. इसके अलावा इस बीच में इन्होंने आई थिंक कई डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाया भी है, इनको जॉब मिल जाता है. मैं देख रहा था एक भवाली या किसी में बिरला इंस्टीट्यूट के वाइवा में मेरा भी नाम था. 3-4 उसमें पीएच कैंडिडेट्स थे, एक पोस्ट के लिए कर रहे थे. उसमें क्योंकि मैं भी ऑनलाइन था तो मैं पहले अपना नाम देख के इनको देख के मैं हटाना चाह रहा था. मैंने रिक्वेस्ट की वहाँ प्रोफेसर बेस्ट हैं कि उनके रिक्वेस्ट करवाई कि मेरे को हटा दीजिए, ये मेरे अंदर में रिसर्च किए हुए हैं, मेरे अपने रिसर्च स्कॉलर हैं, तो कहीं बायस की बात होगी, ये एक सिलेक्शन है. लेकिन उन्होंने शायद जो भी समझा उन्होंने फिर भी मेरे को उसमें रखा था. बात है कि ये जहाँ जाते हैं इनकी पहचान तो बन जाती है, और इनको वहाँ रखा भी क्या होगा. कुछ समय के बाद वहाँ के कार्य प्रणाली देख के कुछ ये भी, क्योंकि इनकी अपनी इनका जो मिजाज है वो एक शायराना सा है, कविता वाला है, एक क्रिएटिव आदमी है. इनको बहुत ज़्यादा बंधन पसंद नहीं है कि क्या है, बंध नहीं पाते ये. और जहाँ इनको लगता है कि ये प्राइवेट, और कई ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यहाँ देहरादून के भी हैं जिसमें इन्होंने काम किया, उसमें भी इनको यही प्रॉब्लम अभी तक रही है. और हमें इनको समझाना पड़ता है कि धरातल मत छोड़िए, बी ग्राउंडेड. इट्स ऑल राइट टू टेक अ फ्लाइट बट एज लॉन्ग एज यू आर रूटेड इज वेरी गुड. ये तो मैं इनके बारे में बता रहा था. आई थिंक इट्स माई राइट टू बी एज a supervisor, as somebody who has seen him, groomed him, you can say that. It's my right to talk about him. But now I'll come to the book. And what I have to say about Sri Narendra Singh Negi ji, I feel that he is one of those who should actually be a part of world literature. He should be somebody who should be part of human heritage. कि हमारी मानवता की जो हेरिटेज है उसका एक अंग होना चाहिए. इस हमारे उत्तराखंड के या हिमालय के ये एक आइकन है. कई लोग तो बड़े हुए हैं इनके सॉन्ग्स पे थिरकते हुए. मैं भी कई साल दिल्ली में रहा हूँ, बल्कि 40 साल से ऊपर यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहा, तो मैंने भी कई बार देखा है, कई ऐसे फंक्शंस देखे हैं, कई ऐसी मैरिजेस देखे हैं, कई ऐसे अवसर देखे हैं, कई ऐसे आंदोलन देखे हैं जिसमें इनके बनाए हुए सॉन्ग, इनके बनाए हुए जो गाने हैं वो एक तरह की ललकार थी. It was a theme song which was something which will catapult you into action. It will make you dance. It will rouse you. It was a rousing call, what he has written. तो ये इनका एक पक्ष है जो कि हम लेके चलते ही हैं. एंड ये आई विल से कि वो शायद किसी किताब में भी नहीं आ सकता. वो तो इनकी आवाज़ है, उनकी ललकार है, उसको कोई ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता है. वो एक ओरिजिनलिटी है, वो वॉइस है, और कोई डेयर भी नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए. वन शुड नॉट डेयर या हम उसे कैप्चर कर पाएँ या उनको रिप्लेस कर पाएँ कभी. आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल फॉर व्हाट ही ट्रांसमिट्स. जो ट्रांसमिट करते हैं ओरली म्यूजिक के थ्रू, उसको कोई कैप्चर भी कर सकता है, करना भी नहीं चाहिए. उसको तो आप जहाँ तक हो सके रिकॉर्ड कीजिए, उसको बजाइए, उसको सुनिए. बट एक दूसरा चीज़ है लिटरेचर. ये किताब लिटरेचर में कैसे इनको एक पोएट के रूप में स्थापित कर सकती है. और सिर्फ यही नहीं, ये किताब ही नहीं बल्कि ऐसे कई एफर्ट चाहिए होंगे, ज़रूरत है और होने चाहिए. किया भाई ट्रांसलेशन आज तक इसने किया और लोगों ने क्यों नहीं किया. यहाँ पे अंग्रेजी के एक से एक बड़े बड़े विद्वान हैं. जिसने इसकी पायनियरिंग की उसको बहुत बड़ा श्रेय दिया जाना चाहिए. और जो कमियां हैं, अभी तो छोटा लड़का है, धीरे धीरे
उसको एक महान साहित्य बना देगा वो। ठीक है। साहित्य में ट्रांसलेशन इसलिए भी जरूरी है। कोविड पीरियड में प्रोफेसर स्टीव ऑल्टर एक सेमिनार कर रहे थे मसूरी में। इट वाज ऑन इंटरनेशनल लिटरेचर। और मुझे उन्होंने कहा, पुरोहित जी आप भी कुछ पहाड़ के कुछ पीसेस दो। तो मैंने कहा जी मैं 2 पीसेस आपको दे सकता हूँ। एक सदेई का गायन जो बहुत पुराना गीत है, सदेई मतलब ये नहीं पुराना फोक सॉन्ग है, तो उसमें वो लिटरेरीनेस नहीं है और इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा गीत है, आप सब लोगों ने सुना होगा उसको। बचन देई जी का गाया, बचन देई और उनके पति शिवचरण गाते थे, हमारे ढोल वाले भी गाते थे। लेकिन उस भी आप उसका गीत ही नहीं, उसका साहित्य भी देखिए। जिस देवता ने चंद्रमा और सूरज रचे हैं वो कौन था, और जिस देवता ने माछी का महत रचा है, मछली का मायका रचा है, वो कौन सा था। और भाई बहन का संबंध कैसा है, जैसे मालू के बीच में जो सीख होती है ना, उसकी तरह है। क्या मेटाफर है, क्या क्या सिमिलीज है, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक मैंने वो संजय पांडे से गवा के उसको प्रस्तुत कराया, और दूसरा संजय पांडे से ही गवाया चंद्र कुमार बर्तवाल का, अपने उद्गम को लौट रही बहना छोड़ नदी मेरी। क्या मेटाफर है, दुनिया के साहित्य में आपको बहुत कम मिलेगा ये। अपने उद्गम को, जीवन की नदी वापस लौट रही है। तो उसका ट्रांसलेशन करना था मुझे, फिर मैंने ट्रांसलेशन करके दोनों गीतों का उनको दिया। ट्रांसलेशन आप जानते हैं, सभी विद्वान लोग हैं यहाँ पे, हमारे क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप बैठे हैं। इट इज नॉट जस्ट द ट्रांसलेशन ऑफ द लैंग्वेज, इट्स द ट्रांसलेशन इनटू अनदर कल्चर। उस कल्चर में, कैनेडियन कल्चर में इसका क्या मेटाफर है, वो कभी कभी वो भी ढूंढना पड़ता है यार। या हो सकता है रशियन कल्चर में इसका मेटाफर, इसका इडियम मिल जाए। बहुत कठिन काम है, और उस लड़के ने कोशिश की, तो बहुत बड़ी बात है। हमें इसको वाहवाही करनी चाहिए इसकी। अब नेगी जी के गीतों का ट्रांसलेशन करने का हर एक का मन होगा, करना भी चाहिए, बहुत बढ़िया बढ़िया गीत है। तो मैं जब नेगी जी के गीतों को बचपन से सुनता, बचपन से क्या, जब मैं नौकरी लग गया था तो भाई साहब के गीत हमारे सामने आए थे। तो जब मैं जवान था तब मुझे ये गीत बहुत बढ़िया लगता था। चिट्ठियों का आखिर अब जून बिल मौंदा, ठीक है, बुसीला रहवार तेरा आस नहीं बनौंदा, एजादी भगियानी ये जवानी का छौंदा। क्या गीत है ये, मेरे उस उम्र के लिए भी ये गीत था। और जब मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और होने लग गया हूं, उसके लिए भी ये गीत देखे। माया की बात च जरे ना सोना दो, क्या को रग रियाट च जरे ना सोना दो। माया की बात मेरी उम्र के लोग समझेंगे, लड़के नहीं समझेंगे इसको। ठीक है। बैर यूं को जाड़ू और भिन्न भितर जिकोड़ा मां, बैर यूं को जाड़ू और भितर जिकोड़ा मां, बांझ की आग च जरे ना सोना दो। अब ये देखिए कितना कितना इमॉर्टल लिटरेचर है। और एक मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता कि गीतू दीपक को शायद ये भूल गया हो, इसने कहा सर मैं कुछ पहाड़ पे करना चाहता हूँ। इसने कहा मैं चंद्र कुमार बर्तवाल पे करना चाहता हूँ। यार चंद्र कुमार बर्तवाल, बहुत लोगों ने विश्वास था कि वो इन कविताओं के ट्रांसलेशन में कुछ ना कुछ ढूंढ के निकालेंगे। तो मैं ये बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस पुस्तक की भूमिका मैंने लिखी है, उससे आपको मेरी नादानी का पता चल जाएगा, नालायकी का भी। साथ मिलके ये साजिश रची है। ये बहुत बड़ी बात है। इस किताब का विमोचन हुआ, प्रोफेसर अरुण पंत, प्रोफेसर जयवंती डिमरे, बहुत कम लोग जानते हैं, हम अपने लोगों को ही बहुत कम जानते हैं। इन्होंने भूटान के साहित्य पे, इनकी कहानियां, इनका साहित्य बहुत बड़ा साहित्य है, इनके ट्रांसलेशंस
इंटरनेशनल लेवल के हैं। आप उनकी बात सुनेंगे। डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल तो अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूशन ही है वो। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू। डिटेल में आपने इस सारी बातों को बताया कि किस तरीके से शब्दों को, उनका अर्थ, बहुत मुश्किल काम रहा होगा बिजलवान जी के लिए, क्योंकि जिस तरह की गढ़वाली भाषा गढ़रत्न नेगी जी लिखते हैं वो वास्तव में पढ़ने में भी बहुत मुश्किल लगती। मैं पढ़ रहा था तो वास्तव में, और उसका अर्थ निकालना फिर इंग्लिश में, जिसके कई कई मायने निकल जाते हैं, ये बहुत ही मुश्किल टास्क रहा होगा इनके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये टास्क आगे भी चलता रहे और आदरणीय नेगी जी की पुस्तक जो है वो अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट हो, इसी मैं कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। इसी क्रम को आगे बढ़, ये बिल्कुल आवश्यक था कि नेगी जी इतने लोकप्रिय हैं कि जब 82 में आपने गीतों को गाना शुरू किया, लिखना शुरू किया, तो और वास्तव में आप बहुत टाइम आपने उनके साथ बिताया है, तो बहुत सी बातें आप कहना भी चाहते हो, लेकिन समय को देखते हुए शायद आपने ये निर्णय लिया होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नेगी जी की गीतों को गहरी समझ रखने वाले, कई पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख आ चुके हैं। नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों में जन सरोकार नामक पुस्तक का वो संपादन भी कर चुके हैं। कवि, कथाकार, नाटककार, लोक साहित्य के अध्येता, उत्तराखंड लोक गीत, संगीत, लोक साहित्य और परफॉर्मिंग आर्ट की अच्छी समझ रखने वाले शिक्षाविद, साहित्य मर्मज्ञ, साहित्य मनीषी डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल को मैं कुछ लाइनों के साथ यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा। अब इन लाइनों की गहराई को समझिए, देखिएगा, पढ़ा भी होगा आपने। वो बूढ़ा पहाड़ चढ़ नहीं सकता, वो बूढ़ा पहाड़ चढ़ नहीं सकता, दम फूलता है। पहाड़ उतर नहीं सकता, घुटने दुखते हैं, और पहाड़ में कोई रास्ता सीधा नहीं जाता। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर हटवाल को, कृपया आएं और अपनी बात। धन्यवाद गोपाल साहब। आदरणीय आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी, मंचासीन आदरणीय प्रोफेसर जयवंती डिमरी जी, प्रोफेसर D.R. पुरोहित सर, अरुण पंत जी, देवेश जोशी जी, और आज इस पुस्तक के अनुवादक साहित्यकार बिजनौर साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गोपेश्वर कॉलेज की शान कहूँगा मैं, जिनकी हमको प्रेरणा मिलती रहती थी, OPS राणा जी, रेयर एडमिरल, विशिष्ट सेवा मेडल और सेवा मेडल विजेता प्रोफेसर उमा भट्ट जी भी पधारी हैं, और उपस्थित सभी विद्वान गणमान्य जन। अभी अनुवाद को लेकर के काफ़ी बातें हुई, और इससे एक बात जो हम लोग नेगी जी के गीतों के फैन हैं, बचपन से उनके गीतों को सुनते आ रहे हैं, एक चीज़, एक नतीजे पर हम पहुंचे कि विश्व साहित्य के अध्येता जो बैठे हुए हैं मंच पे, अंग्रेजी के माध्यम से आप लोगों ने पूरे वैश्विक साहित्य पर आपकी नज़र है, और इस जायके को लेने के बाद अगर आपको नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों में, आप नेगी के गीतों ने आपको प्रभावित किया है, तो ये गढ़वाली साहित्य के लिए एक बहुत ही विशेष बात है, बहुत ही
गढ़वाली पूरे साहित्य के लिए, जिसको आम तौर पे हम लोगों की और गढ़वाली साहित्यकारों की एक शिकायत रहती थी। यहाँ पे पीछे देवेंद्र जोशी जी बैठे हुए हैं। इनकी 10-15 साल पहले 2 गढ़वाली कविताओं का हिंदी में अनुवाद हुआ, हंस में छपी थी वो। तो मैंने उनको बधाई दी, तो उन्होंने कहा अरे यार, वो तो अवधेश जी ने, बड़ी विनम्रता से, कि वो तो अवधेश जी मेरे मित्र थे तो उन्होंने छाप दियो। और बाकी आमतौर पे ये मानना था कि गढ़वाली साहित्य में अभी वो धार नहीं है जिसकी तरफ अनुवादक आकृष्ट हों और उसके अनुवाद करने के लिए तत्पर हों। अंग्रेजी तो छोड़ दीजिए, हिंदी में तक क्रिएटिव राइटिंग का अनुवाद नहीं हुआ। अभी जोशी जी ने एक अनुवाद का एक बहुत अच्छा बात बताई कि 15 में जो गढ़वाली वो थे सैनिक, उनके पत्रों का अनुवाद होता था। और बाकी जो धार्मिक साहित्य है, पादरी लोगों ने और गढ़वाली में अनुवाद हुए हैं अपने अपने कारणों से। अपने जैसे बाइबिल का गढ़वाली में अनुवाद हुआ है धर्म के लिए, और बाकी जैसे अभी एनवीटी और नेशनल बुक ट्रस्ट और NCERT ने करीब 100-150 हिंदी कहानियों का और पूरे देश की कहानियों का गढ़वाली में अनुवाद किया है। लेकिन और उसके साथ अभी जैसे बता रहे थे कि लोक कथाओं का, लोकगीतों का, जागरों का, इनका अनुवाद हमको छुटपुट रूप से भी मिलता है। आपने भी जोशी पुरोहित साहब ने भी अपने रिसर्च पेपर में, विलियम एस सेक्स ने जो माउंटेन गॉडेज है उसमें जागरों के, गढ़वाली के जागरों के हिंदी अनुवाद दिए, अंग्रेजी अनुवाद दिए हैं। लेकिन मेरी जानकारी में, अब ये इस तरह का दावा करना थोड़ा कठिन भी है, लेकिन मैं पिछले कई समय से खोज रहा था कि गढ़वाली कहानियों का, क्रिएटिव राइटिंग का किसी ने हिंदी में अनुवाद किया है, किसी की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद हुआ है। तो नेगी जी के अलावा मुझे कोई दूसरा नाम नहीं मिला जिनके गढ़वाली रचनाओं का, अंग्रेजी तो छोड़ दीजिए, हिंदी में भी बहुत अधिक अनुवाद नहीं हुआ है। बहुत ही छुटपुट रूप से, जैसे आपने कुछ किए हैं और ऐसे अनुवाद हुए हैं। और इस स्थिति में गढ़वाली के किसी रचनाकार का, गढ़वाली की किसी रचना का अंग्रेजी में अनुवाद होना, इस परिदृश्य में ये अपने आप में पूरे गढ़वाली साहित्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस ऐतिहासिक, और मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक रिमार्केबल बात भी है ये, गढ़वाली की रचनाओं का सीधा अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना। और खासकर जब पिछला जो आपका अनुवाद का काम था, उसका 2 वर्जन उसके आए हैं। कुछ अनुवाद ऐसे हुए कि वो व्यक्ति ने खुद किए हैं, या उनका किसी से कह के जबरदस्ती उसका अनुवाद किया, तो उसको भी हम, या खुद अनुवाद किया है तो वो भी एक अनुवाद